हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी पटवार भर्ती 2025 है, उसकी क्लासेज है वो चल रही थी, जिसपे हम क्वेश्चंस आंसर के साथ अपना पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर है कर रहे थे। कल हमारी राजस्थान जीके की क्लास थी और आज है वो हमारी साइंस की क्लास है वो रहने वाली है, जिसमें मैं अभी आपको टॉपिक बता देती हूँ। जैसे एक तो अपना रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये रहने वाला है। दूसरा अपना ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग, ये दो टॉपिक रहने वाले हैं। अगर आज के सेशन में दोनों के दोनों टॉपिक का कवर हो जाते हैं, लगभग अपन 30 से 35 क्वेश्चन है इन दोनों टॉपिक से करेंगे। ठीक है, अगर आज के सेशन में कंप्लीट हो जाता है तो ठीक, वरना कल का सेशन भी अपना है वो जनरल साइंस का अपन रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने दोस्तों के साथ है क्लास को शेयर कर देना, और अभी तक आपने अपना चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, और साथ में ही वहां पर आपको काफी सारा कंटेंट है वो बिल्कुल फ्री भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। किसी भी टॉपिक में कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है 70%, 92%, 10% और 45%। अगर इस क्वेश्चन में अपन राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें क्या पूछे, जल की मात्रा पूछी है। आपको पता है कि जो रक्त का संगठन होता है, उस संगठन में क्या होता है, एक तो प्लाज्मा होता है जिससे वो कितना होता है, 55% होता है। दूसरी रक्त कणिकाएं होती हैं। रक्त कणिकाएं रक्त कणिकाएं की बात करें तो वो कितनी होती है, वो होती है 45%। अब अपने को क्या पूछा है, प्लाज्मा के बारे में पूछा है इन्होंने। तो प्लाज्मा भी आपको पता है कि आपके प्लाज्मा में तीन चीजें होती है। कौन कौन सा, एक तो आपका होता है जल, दूसरी चीज होती है आपका प्रोटीन, तीसरी चीज इसमें होते हैं तीसरे क्या होते हैं, अन्य पदार्थ। अगर अपन बात करें जल की तो इसमें 92% तो जल होता है प्लाज्मा में, ठीक है। 7.1% आपकी प्रोटीन होती है, और बच गया वो 1% है, वो इसमें क्या होता है, वो होता है आपके अन्य पदार्थ। तो राइट आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन है बी। वहीं अपन एक चीज की और बात करें इसमें, वो क्या कि इसमें जो हमने देखा कि 45% है, इसमें रक्त कणिकाएं होती है। कौन कौन सी होती हैं, वो आपकी आरबीसी, जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, डब्ल्यूबीसी आपके श्वेत, आपके जो रुधिराणु होते हैं वो, और एक साथ में होता है आपका बिंबाणु। ये तीन प्रकार के आपके क्या होते हैं, तीन प्रकार के आपकी रक्त कणिकाएं होती है, जिसमें से आपके 99.1% है वो आरबीसी होती है, और ये दोनों आपके 1% होती हैं। तो ये भी अगर आपसे जैसे सीधा प्लाज्मा के बारे में पूछा है तो रक्त कणिकाओं के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है कि कितनी होती है, 45% होती है, और वो तीन प्रकार की होती है, और सबसे ज्यादा आपके आरबीसी होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए बी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं, और अगला जो अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके कारण है वो रुधिर का रंग लाल होता है। फाइब्रिन के कारण, प्रतिजन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, और प्लेटलेट के कारण। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो हम सभी को पता है कि राइट आंसर तो अपना ऑप्शन सी हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन के कारण है वो रुधिर का रंग है वो लाल होता है। जो आपकी लाल रुधिर कणिकाएं होती है यानी आपके आरबीसी होती हैं, वो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक है उनमें पाया जाता है। तो आपसे सीधा सा पूछ ले कि कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो याद रखना हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जो आपको क्या करता है, लाल रंग है वो रुधिर को प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, ये अपनी पूरी बॉडी यानी संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। और ऑक्सीजन लेके जाता है, वो किस रूप में लेके जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या याद रखोगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये काम करता है। तो ये चीज भी आप याद रख लेना। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, ऑक्सी
हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन है सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। रुधिर में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा अम्ल, सही कूट का हमें इनमें से चयन करना है। तो अगर अपन देखें रुधिर में, तो आपके प्रोटीन भी होता है, ग्लूकोज भी होती है, वसा अम्ल भी होते हैं, और ये हार्मोन आदि हार्मोन भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो अपना जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है डी आ जाएगा, क्योंकि तीनों ही होते हैं। तो पूछा जाए प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा अम्ल और हार्मोन, ये सारे चीज इसमें पाए जाते हैं। प्लाज्मा है आपके, वो रुधिर को तरल रूप में बनाए रखने का काम करता है, इसीलिए तो आपको याद रखना है, प्लाज्मा है वो रुधिर को तरल बनाए रखता है। रुधिर को क्या बनाए रखता है? तरल। और इसीलिए रुधिर को क्या कहा जाता है? तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, जो भी चीज आपने पढ़ी है अच्छी बात है, आप अपना रिवीजन करें। तो एक चीज याद रखें कि अब जैसे मैंने आपको बोला कि हम आज है वो रक्त समूह के क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो अपनी नोटबुक है उसे ओपन करके रखना। और उसमें जब आप ये पढ़ो, कोई भी चीज है, जैसे कोई क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं पता था, या वो चीज हमने नहीं पढ़ी, तो उसी टाइम है उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ताकि आगे आप रिवीजन करो तो वो आप अच्छे से कवर कर पाओ। अगला जो क्वेश्चन है अपना, रक्त परिसंचरण की खोज है वो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने, विलियम हार्वे ने, आर लीनी ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और इसमें अपना फिफ्थ ऑप्शन है ई, अनुत्तरित पर्सन। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अपन बात करें तो अपना राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन है बी, विलियम हार्वी है, उन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। ठीक है, अभी आपसे अगर पूछ ले कि आपने कई बार कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में भी पढ़ा होगा, तो इसने क्या किया, जो मानव शरीर में जो रक्त समूह होते हैं, रक्त समूह है, इन समूहों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से? बी ए बी और ओ। ए नेगेटिव पॉजिटिव, बी भी नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव, और ये भी नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, और आपके जो रक्त समूह है उसमें वर्गीकृत किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग है वो सार्वत्रिक ग्राही होता है? सार्वत्रिक ग्राही यानी सभी प्रकार का जो ब्लड ग्रुप होता है उस व्यक्ति से वो क्या ले सकता है? अपना रक्त है वो ले सकता है। तो इसमें देखें बी ए बी और ओ। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन है सी। ए बी होता है वो होता है सर्वत्र ग्राही। कौन सा होता है? ए बी। और अगर देखें तो सार्वत्रिक दाता की पूछ ले तो वो होता है आपका ओ में भी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ए बी पॉजिटिव है वो सभी से ले सकता है, ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। ओ नेगेटिव होता है वो सभी को दे सकता है, ए को, बी को, ए बी को, ओ को, सभी को दे सकता है। तो सार्वत्रिक ग्राही ए बी पॉजिटिव और सार्वत्रिक दाता ओ नेगेटिव, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन है, रुधिर बैंक में रुधिर लगभग कितने दिनों तक सुरक्षित रहता है? 10 दिन, 60 दिन, 30 दिन और 45 दिन। अगर अपन इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सी, 30 दिन तक है। रुधिर बैंक में रुधिर लगभग 30 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और जहां पर ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है उसी को क्या बोलते हैं? रुधिर बैंक है वो, ब्लड बैंक उसको बोलते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, रुधिर को रुधिर बैंकों में सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम साइट्रेट, सोडियम बेंजोएट। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी, सोडियम साइट्रेट। रुधिर को रुधिर बैंकों में संरक्षित रखने के लिए है वो सोडियम साइट्रेट उसमें मिलाया जाता है। यानी रक्त देने वाला जो
सार्वत्रिक दाता होता है, ठीक है। और लेने वाला कौन सा होता है? सार्वत्रिक ग्राही होता है। तो ये भी चीज याद रखना कि देने वाला दाता, लेने वाला ग्राही। और जो वर्ल्ड को सुरक्षित रखा जाता है वो रखा जाता है सोडियम साइट्रेट के साथ। लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य हैं ऑक्सीजन का शरीर की प्रत्येक कोशिका तक परिवहन करना, भोजन का परिवहन करना, शरीर का तापमान निश्चित करना और उपयुक्त सभी। अगर अपन अच्छे से नहीं पढ़ते तो इसका राइट आंसर अपन ए ही क्लिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, राइट आंसर ऑप्शन है डी होता है। अगर अपन एक चीज तो अपन से कई बार पूछ लिया जाता है कि आपकी आरबीसी है उसका निर्माण है वो कहाँ होता है, निर्माण है वो कहाँ होता है? तो वो होता है आपके अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। और लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण की बात कर ली तो अब करते हैं अपन इसके काम की। तो ऑक्सीजन का शरीर की प्रत्येक कोशिका में परिवहन करना इसका काम होता है, भोजन का परिवहन करना भी होता है, शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखना भी आरबीसी का ही काम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रुधिर कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं? प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, उपयुक्त सभी। तो अगर रुधिर कणिकाएं जो प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं वो करती है आपकी ऑप्शन है बी। ऑप्शन है बी यानी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यानी आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वो आपके प्रतिरक्षा का कार्य करती है। यानी जो आरबीसी होती है ये अमीबा के समान अनियमित आकार की होती है। किसके समान है? अमीबा के अनुसार, ठीक है। इसके जैसे ही ये अनियमित आकार की होती हैं, आकार की। तो अगर आपसे इसका आकार पूछ ले तो वो भी आप बता सकते हो, और ये प्रतिरक्षा का काम है करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है कौन? रुधिर प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ए। रुधिर प्लेटलेट्स है वो आकार में छोटी होती है, ठीक है। और इनमें है वो केंद्रक विहीन अनियमित होती है, यानी इसमें केंद्रक है वो नहीं होता। इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है? रुधिर का थक्का बनाना। क्या काम होता है? रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करना। तो आप ये भी याद रखना कि रुधिर का थक्का बनाने में रुधिर प्लेटलेट्स है वो काम में आती है, वो आकार में छोटी होती हैं और वो केंद्रक विहीन अनियमित होती है, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि जो प्लेटलेट्स होती हैं उसमें केंद्रक पाया जाता है या नहीं, तो उसमें नहीं पाया जाता, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। रुधिर वर्ग ओ का एंटीबॉडी होता है ए, बी, ए बी और इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, एक तो रुधिर वर्ग होता है उसमें एंटीजन, ठीक है। और एक आपका होता है प्रतिजन यानी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी यानी ये क्या हो गया? ये तो रुधिर वर्ग हो गया, रुधिर वर्ग। और ये क्या हो गया? आपका प्रतिजन। अब इसमें इसने तो सिर्फ ओ का पूछा है, अपन चारों की बात कर लेते हैं। अगर ए के एंटीजन ए है, जो रुधिर वर्ग है, तो उसका एंटीबॉडी यानी प्रतिजन भी ए होगा। बी का भी बी होगा। और ए बी का क्या होगा? ए बी में ए और बी होगा, ठीक है। लेकिन ओ की बात करें तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, कोई नहीं। तो ओ में कोई नहीं। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी क्या होता है या एंटीबॉडी कौन सा होता है। तो आप याद रखना कि इसमें है वो कोई सा भी नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी आ जाएगा। रुधिर वर्ग ओ होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भाग में ले जाने का कार्य कौन करता है? धमनी, सीरा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो इसमें अगर अपन देखें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धमनी। धमनियों की अगर अपन भित्तियों की बात करें यानी दीवार, जो दीवार होती है उसकी बात करें तो वो एक तो मोटी होती है और लचीली होती है, मोटी और लचीली।
ठीक है। और जो धमनियां होती है वो छोटी छोटी वाहिनियों में जो विभाजित होकर डिवाइड होकर है वो ऊतकों में पहुंचकर पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिनको क्या बोला जाता है, केशिकाएं बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है, केशिकाएं। ठीक है, ये भी थोड़ी चीज आगे आपसे पूछी जा सकती है, तो उनमें थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। और दूसरी बात एक याद रखना कि जो धमनियां होती है वो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाने का काम करती है। ठीक है, लेकिन एक है कि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, धमनियों की भित्तियां यानी जो दीवार होती है वो कैसी होती है, वही मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। मोटी होती है, लचीली होती है, या पतली होती है। ए व बी दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा कि धमनियों की जो भित्तियां यानी जो दीवार मोटी लचीली होती हैं। और इसकी अगर अपन बात करें तो ये जो धमनियां छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होकर ऊतकों तक पहुंचती है, ऊतकों तक पहुंचती है और वहां पर वो नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन, इसमें अब फटाफट है अपने क्वेश्चंस करते हैं, ताकि इस क्लास में है वो अपने दोनों, एक तो आपके मनुष्य के रोग और एक आपका वर्ल्ड ग्रुप दोनों कंप्लीट हो जाए। क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है वो समझाने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत है वो मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। और आप उसको, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसको नोट डाउन कर लेना। और दूसरी बात है कि आप नोट डाउन करो तो उसको एक बार अच्छे से है वो पढ़ लेना, ताकि आप दोबारा उसका रिवीजन करो तो आपको अच्छे से वो कवर हो जाए। अगला जो अपना क्वेश्चन है कि सिराएं के संबंध में, जो सिरा होता है उसके संबंध में असत्य कथन अपन को बताना है। दो अपन को कथन दिए गए हैं। सिराओं की भित्तियां धमनी की अपेक्षा मोटी होती है। शरीर के सभी भागों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर इकट्ठा कर हृदय तक लाने का कार्य है वो सिराओं द्वारा किया जाता है। इसमें अपन देखें तो शरीर के सभी भागों में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो आपका रुधिर होता है उसको इकट्ठा करके, ठीक है, फिर अपने हृदय तक लाने का काम है वो किसका होता है, सीरा का होता है। किसका होता है, सीरा का होता है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या बोला है कि सिराओं की भित्तियां धमनी की अपेक्षा मोटी नहीं होती, क्या होती हैं, पतली होती हैं, पतली होती हैं। तो इसमें एक है वो गलत दिया हुआ है और दो है वो सही दिया हुआ है, लेकिन अपन को पूछा है असत्य कथन। तो असत्य कथन अपन देखेंगे तो असत्य कथन कौन सा है, केवल एक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, क्योंकि कभी अपन असत्य सत्य में ध्यान से नहीं पढ़ते तो आगे है अपन वो आंसर है वो गलत टिक कर देते हैं। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, प्लीहा और धमनिया। अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो शरीर का रक्त बैंक है और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान, शरीर का रक्त बैंक। ठीक है, और ये कौन सा होता है, ये होता है आपका ऑप्शन सी प्लीहा, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को तिल्ली बोलते हैं, सप्लिन। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रात जो लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है। तो अगर इनके जीवन काल की बात करें तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। वहीं डब्ल्यूबीसी से आपका पूछ ले तो उनका काल होता है आपके कितने, 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन, ये भी 120 दिन। और अगर आपसे एक चीज का, प्लेटलेट का अगर आपसे पूछ ले जीवन काल, प्लेटलेट, तो अगर उसका पूछ ले तो उनका होता है 5 से 9 दिन। तीनों का मैंने बता दिया है। यहाँ पे आपको आरबीसी का पूछा है, हो सकता है आपको डब्ल्यूबीसी का पूछ ले, हो सकता है आपको प्लेटलेट का पूछ ले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़े। प्रतिजन यानी एंटीजन के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। ये आरबीसी किस तह पर पाई जाती है और ये प्रोटीन के बने होते हैं। अगर अपन बात करें प्रतिजन की, एंटीजन की, तो ये आरबीसी किस तह पर पाई जाती है, ये बिल्कुल सही बात है।
और ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और प्रोटीन भी कौन सा? ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन भी आपसे पूछ ले तो याद रखना, ग्लाइकोप्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इम्यून इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटी सीरम, ए व बी दोनों, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है सी, ए व बी दोनों। यानी आपका एंटीबॉडी, एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी ये हमेशा ही आपके एंटीजन के विपरीत होते हैं, एंटीजन के अपोजिट होते हैं, विपरीत है वो पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इनको इम्यूनोग्लोबुलिन यानी आईजी या फिर एंटी सीरम कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही इनको बोलते हैं। अगला है कि आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? लेंडस्टीनर व विनर ने, मैक्सवेल व कार्ल लेंडस्टीनर ने, कार्ल लेंडस्टीनर व चेडविक ने, थॉमसन व चेडविक ने। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आरएच फैक्टर की खोज है वो लेंडस्टीनर व विनर ने की थी। और ये एक प्रकार का जो आरएच फैक्टर होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? एंटीजन होता है। ठीक है, और अगर ये पूछ ले कि ये किसमें खोजा गया था, तो याद रखना ये रिसस बंदर के रक्त में खोजा गया था, रक्त में खोजा गया था। ठीक है, ये भी थोड़ा आप ध्यान रख लेना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्त बैंक में रक्त को किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री या 37 डिग्री। तो अगर अपन बात करें तो रक्त बैंक में रक्त को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रखा जा सकता है। अधिकतम अधिकतम है वो कितने दिनों तक? 42 दिन तक रख सकते हैं। और वैसे कितने दिन तक रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है? 30 दिन के लिए। अधिकतम पूछ ले, मैक्सिमम तो वो आपके कितना होता है? 42 दिन होता है। ठीक है, रूटीन में अब देखो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। एक तो अधिकतम वाला 42 दिन, अगर सीधा पूछ ले कि कितने दिन रखते हैं अपन, तो 30 दिन ही रखते हैं, अमूमन 30 दिन ही रखते हैं, लेकिन अधिकतम 42 दिन अपन रख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि रूटीन में कितना रखते हैं, तो रूटीन में आप याद रखना कि रूटीन में इसको कितने 21 दिन ही रखा जाता है। कितने? 21 दिन। तो तीनों चीजें यहाँ पे याद रख लेना। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार विवाह के लिए अयोग्य जोड़ा कौन सा है? अयोग्य जोड़ा कौन सा है? आर एच पॉजिटिव नर, आर एच पॉजिटिव मादा, आर एच पॉजिटिव नर और नेगेटिव मादा, आर एच नेगेटिव नर और नेगेटिव ही फीमेल, और आपके नेगेटिव नर और आपके क्या आ जाएगा? पॉजिटिव फीमेल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो होगा कि आर एच पॉजिटिव नर और आर एच नेगेटिव मादा, ये अयोग्य जोड़ा है। ठीक है, इनसे अगर जो संतान होती है वो फिर जीवित नहीं रहती। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट क्या बनता है? इससे इंपॉर्टेंट ये बनता है कि इसमें ये रोग कौन सा होता है। तो अगर ये पूछ ले कि कौन से नामक रोग होता है, तो आप याद रखना इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोटोलिस नामक रोग होता है। यहां लिख देती हूँ, नोट डाउन कर लेना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। और इसको क्या बोलते हैं? फोटोलिस, फोटोलिस नामक ये रोग होता है। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से याद भी कर लेना। हाँ, अगर इससे 3 चीजें बन सकती है ना क्वेश्चन में, एक तो ये बन गया कि अयोग्य जोड़ा कौन सा होता है। ठीक है, तो एक ये बन गया कि ये अयोग्य जोड़ा होता है। रोग का क्या नाम होता है? ये बन गया। तीसरा, फिर रोग हुआ है तो उसका उपचार भी होगा। उपचार अगर आपसे पूछ ले तो IGH टीका। ठीक है, ये भी आप याद रखना, क्योंकि हर रोग का एक उपचार होगा, तो उपचार भी आपको याद रखना पड़ेगा। आरबीसी की संख्या किस कारण घटती है?
विटामिन की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, इसमें से एक दो, दो तीन, एक तीन और सारे ही सही है, तो ऑप्शन है डी। आरबीसी की संख्या का घटना है वो कहलाता है आपका एनीमिया। एनीमिया, और जिसको क्या बोलते हैं, रक्ताल्पता बोलते हैं इसको, रक्त की अल्पता, रक्ताल्पता, ठीक है, ये ता है। कारण क्या होते हैं, विटामिन की कमी होती है, आयरन की भी कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। आगे अपन बढ़ते हैं, अगला अपन को क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का पुलिसमैन है वो किसे कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, सीरा या धमनिया। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी को है वो रक्त का पुलिसमैन कहते हैं, क्योंकि ये शरीर की रक्षक कोशिका होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है पुलिसमैन, ठीक है। और ये जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, इसलिए तो ये किससे रक्षा करती है, जीवाणुओं से, तो जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है, ठीक है। कोशिका, शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको जीवाणुओं से ये बचाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन है ए तो नहीं होगा, किसमें है ये, बी होगा इसका, ऑप्शन है बी, आरबीसी। रक्त की कमी या रक्त के संक्रमित होने से कौन से रोग है वो हो सकते हैं, सबसे पहला एनीमिया, पॉलीसाइथीनिमिया, रक्त कैंसर और हिपेटाइटिस बी। राइट आंसर की बात करें तो अपन ने, आपको पता है कि कुछ संक्रमित रोग है वो हो सकते हैं अगर रक्त की कमी हो जाती है, जैसे एनीमिया हो गया, जैसे आपके पॉलीसाइथीनियमा हो गया, रक्त कैंसर हो गया, हिपेटाइटिस बी हो गया, साथ साथ में आपका एड्स भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ही होते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है डी हो जाएगा, क्योंकि एक दो तीन चार चारों। अगला क्वेश्चन, एड्स के संबंध में असत्य कथन है वो विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर है आपके क्वेश्चन से, जो आपके मानव रोग के क्वेश्चन थे वो है वो स्टार्ट हो गए हैं, मानव रोग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि एड्स के संबंध में विकल्प चुने। विश्व एड्स दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जा सकता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एड्स एचआईवी विषाणु से फैलता है। अगर अपन बात करें तो ये 2 दिसंबर नहीं होगा, अभी ये 1 दिसंबर होगा, ये सही नहीं है, गलत है, क्योंकि ये क्या मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स है वो एचआईवी विषाणु से फैलता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। किससे फैलता है ये, एचआईवी विषाणु से फैलता है। तो आपका इसमें क्या चीज पूछे, असत्य विकल्प पूछा है, तो असत्य फिर फर्स्ट ही हो जाएगा ना, 25 में ए, क्योंकि ये 2 दिसंबर को नहीं 1 दिसंबर को बनाया जाता है। बाकी एलिसा परीक्षण से एड्स का पता चलता है, बिल्कुल सही है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम हो गया। एड्स एचआईवी विषाणु से फैलता है, बाकी सभी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इस साइड है वो आपको क्या दिया गया है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड का अपन को मिलान करना है। मिलान की बात करें तो एनीमिया क्या होता है, रक्त अल्पता एनीमिया होता है, हमने पीछे ही बात की थी, तो एक में दो आएगा, एक में दो आते ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है बी। स्वाइन फ्लू की बात करें तो स्वाइन फ्लू क्या होता है, टेमी फ्लू, स्वाइन फ्लू, टेमी फ्लू। कृमि संक्रमण यानी एल्बेडाजोल, एल्बेडाजोल यानी फर्स्ट। और दस्त है उसमें क्या यूज किया जाता है, उसमें ओ आर एम घोल, ओ आर एस घोल का यूज किया जाता है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। अब आपसे कई बार देखना क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषाणु जनित रोग कौन से होते हैं, जीवाणु जनित कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ जनित कौन से होते हैं, कवक जनित कौन से रोग होते हैं, तो इनको भी अच्छे से कवर कर लेना, हो सकता है कि आपसे एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। कुष्ठ रोग की अगर अपन बात करें तो कुष्ठ रोग है ये एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। कारण क्या होता है कि यह रोग रोगी के निरंतर स्पर्श से फैलता है, स्पर्श से है वो फैलता है, यानी ये क्या है कि ये एक संक्रमित रोग है, यानी फैलने वाला, ठीक है। और भी जीवाणु जनित अगर अपन से रोग पूछ ले, कुष्ठ रोग तो हो ही गया, उसके साथ साथ जैसे कुकर खांसी,
कुकर खांसी ये भी जीवाणु जनित रोग है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया हो गया। इसके साथ साथ टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, प्लेग हो गया, ये सारे के सारे आपके जीवाणु जनित रोग हैं। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला क्या है कि छोटी माता यानी चिकन पॉक्स का संसरण करने वाला वायरस है। इसकी अगर बात करें, राइनो वायरस, प्लाज्मोडियम, वेरिसेला जोस्टर, ई कोलाई, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वेरिसेला जोस्टर है। ये वायरस है वो छोटी माता का संचरण है वो करता है, यानी छोटी माता क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स। ये वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। वायरस का नाम पूछ ले तो वेरिसेला, वेरिसेला जोस्टर, जोस्टर, ठीक है। वहीं अगर आपसे सर्दी जुकाम की बात कर ले तो सर्दी जुकाम है वो भी किससे है, वो भी आपका वायरस जनित है। सर्दी जुकाम भी वायरस जनित है। इसमें पूछ ले तो इसमें आता है आपका राइनो वायरस। तो आपसे पूछ ले कि सर्दी जुकाम है वो किससे होता है, तो वो राइनो वायरस से होता है। वहीं अगर अपन बात करें दस्त, दस्त एवं पेचिस के बारे में, एवं पेचिस, तो ये किससे होता है, दस्त और पेचिस है ये जीवाणु जनित रोग है, ये जीवाणु जनित रोग है। और जीवाणु जो ई कोलाई है ये एक प्रकार का क्या है, जीवाणु रोग, जीवाणु है, ठीक है। और मलेरिया की बात करें तो अपन सबको पता है कि मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम से होता है, मलेरिया। और मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ जनित रोग है। तो ये भी आप याद रखना, राइट आंसर आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा। क्वासिको रोग किसकी कमी से होने वाला रोग है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर लगाना लेना आपका इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तो क्वासिको रोग किसकी कमी से होता है और एक किस में होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज है वो आपसे पूछी जाती है। तो आप याद रखना कि जो क्वासिकोर रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। एक रोग और होता है प्रोटीन की कमी से, वो क्या होता है, वो होता है मेरासम्स, मेरासम्स ये भी किससे, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। मेरासम्स क्या होता है, ये भोजन में जो ऊर्जा की कमी से होता है, भोजन में ऊर्जा की कमी से, ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है, होने वाला रोग है। और क्वासिकोर क्या है, इसको क्वासियोकोर भी कहते हैं, क्वासिकोर भी कहते हैं। ये भोजन में वैसे प्रोटीन की कमी से होता है, होते दोनों ही प्रोटीन की कमी से, क्वासिकोर मोच मेरा समसो, ठीक है, ये दोनों ही प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। लेकिन मेरा समस होता है ये भोजन में ऊर्जा की कमी से भी होता है, ठीक है। और ये बच्चों में होते हैं, छोटे बच्चों में होता है, तो ये भी याद आप रखना, दोनों के दोनों रोग छोटे बच्चों में होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। विटामिन ए, बी, डी और ई इनकी कमी से वो कौन कौन से रोग होते हैं ये हमें देखना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, यानी ए में आपका फोर्थ आ जाएगा, और फोर्थ आते ही अपना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और विटामिन ए को अपन क्या बोलते हैं ये भी याद रखना, रेटिनोल, रेटिनोल। वहीं अगर अपन बात करें विटामिन और कौन सी की बात कर सकते हैं, इसमें आपके विटामिन डी दिया हुआ है, डी से रिकेट्स, रिकेट्स की बात करें, विटामिन डी को क्या बोला जाता है, रासायनिक नाम होता है कैल्सिफिरोल। आप सभी को पता है कि आपके जो विटामिन का टॉपिक होता है उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो कि विटामिन के स्रोत कौन कौन से होते हैं, यानी क्या खाने से कौन सी विटामिन मिलती है, दूसरा विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तीसरा इनका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। ई की कमी से है वो बांझपन होता है, ई की कमी से है वो बांझपन होता है, और इसका जो ई का नाम है वो क्या है, टोको, इसका क्या है, टोको फिरोल, फिरोल, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो स्कर्वी, स्कर्वी सी से होता है, तो ये बी नहीं है, यहाँ पे क्या है, सी है ये, सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। और सी का अगर अपन नाम देखें तो सी का क्या नाम है, इसका नाम है आपका, यहां लिख देती हूं मैं, इसका नाम आपका एस्कॉर्बिक अमल, एस्कॉर्बिक अमल,
तो ये सारी चीजें आपको चारों की चारों विटामिन की याद रखनी है। राइट आंसर ऑप्शन है आपका क्या है? ऑप्शन है सी। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी की अपन बात करें तो वो कौन सा है? IgG, IgD, IgM, IgE। ये लिखने में हुआ है, ये ऐसे लिखे जाएंगे IgG, IgD, IgM और IgE। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। IgM है वो प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है। तो किससे? आपके IgM प्रतिजन की अनुक्रिया से। ये क्या है? एक प्रकार का प्रतिजन है, प्रतिजन, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछ ले कि जो IgA होता है ना, ये एक द्विलिक की संरचना होती है, द्विलिक संरचना। क्योंकि थोड़ा सा पता हो ना, थोड़ा पढ़ा हुआ हो तो आने तो आपके वहां पर ऑप्शन ही है, तो आप चार ऑप्शंस में एक अच्छे से टिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह विकल्पियों की समयुग्मजी अप्रभावी क्रिया का परिणाम है? ए, बी, ओ और ए बी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सी। ओ रुधिर वर्ग है वो विकल्पियों की समयुग्मजी अप्रभावी प्रक्रिया का परिणाम है। और ओ प्रकार के रक्त में, ओ प्रकार के रक्त में जो लाल कणिकाएं होती है, यानी जो आपके आरबीसी होती हैं, वो ए और बी प्रतिजन यानी एंटीबॉडी विहीन होती है। इनमें कोई भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। आपके ओ रुधिर वर्ग में ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बता दिया था, करवा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि रोग तथा इसके लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? रोगों के कारणों का अध्ययन क्या है? रोगों के फैलने का अध्ययन क्या है? और सजीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या है? अपन को इसका मिलान करना है। रोग तथा जो उसके लक्षण होते हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है पैथोलॉजी, ठीक है, यही दिया गया है इसमें। रोगों के कारणों का अध्ययन इटियोलॉजी कहलाता है, 2 का 2 में। रोगों के फैलने का अध्ययन है वो एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। और सजीवों के व्यवहार का अध्ययन है वो एथोलॉजी, इथोलॉजी कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा, 1, 2, 3। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है संक्रामक रोग का उदाहरण है हैजा, एनीमिया, जोड़ों का दर्द और एक कैंसर। तो आप सभी को पता है कि संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो एक दूसरे में फैलते हैं, एक दूसरे में फैलने वाले रोग फैलते हैं, वो क्या होते हैं? आपके संक्रामक रोग होते हैं। जैसे हैजा हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया, क्षय रोग यानी टीबी, क्षय रोग यानी टीबी, सर्दी जुकाम हो गया। आपने देखा होगा कि घर में अगर एक के जुकाम लग जाता है ना तो सभी के होता है वो जुकाम, ठीक है। फिर एक ये तो संक्रामक हो गए, एक आता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग उसकी बात करें तो वे रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलते, जैसे कैंसर, जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द अगर एक को है ना तो उसे ही है, दूसरे में फैलता नहीं है, ना ये फैलता है, ठीक है। तो ये होते असंक्रामक रोग जो किसी में फैलते नहीं है, और संक्रामक रोग जो एक दूसरे में फैल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन प्रतिरक्षों के लिए सही नहीं है? नहीं को ध्यान से देखना। प्रतिरक्षक ऐसे पदार्थ है जो रोग फैलाने वाले प्रतिजीवियों को मार देते हैं या उन्हें विकसित नहीं होने देते। बात तो बिल्कुल सही है। वे जीवाणु और विषाणु दोनों द्वारा, क्या बोला है? प्रतिरक्षक ऐसे पदार्थ है जो रोग फैलाने वाले प्रतिजीवियों को मार देते हैं या उन्हें विकसित नहीं होते। हाँ, बिल्कुल सही है। वे जीवाणु, वे जीवाणु और विषाणु दोनों द्वारा हुए संक्रमण के उपचार में प्रभावित होते हैं। नहीं जी, ये तो दोनों में तो नहीं होते। एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और क्रोसिन प्रतिरक्षकों के कुछ उदाहरण है। बिल्कुल गलत। पेनिसिलिन जैसे प्रकार के प्रतिरक्षक जीवाणु की कोशिका भित्ति के संश्लेषण के प्रक्रमों को रोकने में शामिल होते हैं। बिल्कुल सही, यानी 1 और आपका 4 तो क्या है? सत्य है। और आपके 2 और 3 है वो असत्य है। अपन को क्या पूछा है? सही नहीं है, यानी असत्य पूछा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा।
राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन, मलेरिया का परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, छोटी आंत, अमाशय और मस्तिष्क। मलेरिया का जो परजीवी होता है वो डब्ल्यू आपके आरबीसी में प्रवेश करके यकृत को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन है ए आ जाएगा। ठीक है, और ये किससे होता है? ये जो मादा एनाफिलीज होती है उससे होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर से, मच्छर से। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, किस रोग की रोकथाम बीसीजी के टीके द्वारा होती है? तो ये आपको पता है, ये आपके टीबी के रोग से होती है। और टीबी डे पूछ ले, विश्व टीबी डे, विश्व, वो कब बनाया जाता है? वो बनाया जाता है 24 मार्च को, अभी पीछे ही गया था आपका। और अगर देखें तो इसके लिए टीका कौन सा होता है? टीका होता है बी सी जी। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि टीबी के इलाज की पद्धति कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना डोट्स पद्धति। डोट्स पद्धति से इलाज है वो किया जाता है। और अगर जो टीबी है वो जीवाणु जनित रोग है, और जीवाणु का अगर नाम पूछ ले ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या याद रखोगे? माइक्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम ट्यूबर, ट्यूबर कुलोसिस, कुलोसिस। ठीक है, ये इसका बिल्कुल वो क्या होता है, इसके जीवाणु का नाम है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। निम्न में से किस रोग के हैंसन रोग भी कहा जाता है? आप सभी ने पढ़ा होगा। हैंसन रोग है वो किसे कहा जाता है? जो आपके टीबी, एड्स, लेप्रोसी, मलेरिया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी लेप्रोसी। लेप्रोसी को क्या बोला जाता है? कुष्ठ रोग बोला जाता है। और इसी को ही क्या बोल देते हैं? कोड बोल देते हैं। इसी को ही हैंसन रोग है बोला जाता है। इससे आपको प्रभावित होने वाला अंग भी पूछा जा सकता है। प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो याद रखना, इसमें आपकी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं। आपकी स्किन होती है वो भी इसमें क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। इसमें भी अगर आपसे पद्धति पूछ ले, इलाज की पद्धति कौन सी होती है, तो वो भी आप याद रखना, MDT इसमें क्या होती है? इलाज की पद्धति होती है। और अगर आपसे पूछ ले कि आपके विश्व विश्व कुष्ठ रोग दिवस, कुष्ठ रोग दिवस, तो वो आपका कौन सा होता है? आपको पता होना चाहिए, 30 जनवरी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन अपन को वो करना है, जो अपन क्वेश्चन करें तो इसके इर्द गिर्द बढ़ने वाले सारे के सारे क्वेश्चन है वो अपने बिल्कुल अच्छे हो जाए। क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन आज अपन इसको कवर कर ही लेते हैं। विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग की बात करें, रेबीज, ट्रेकोमा, डिपिथीरिया, एंथ्रोस। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। रेबीज होता है, रेबीज के साथ साथ आपके विषाणु, एड्स हो जाएगा, आपका खसरा हो जाएगा, और हेपेटाइटिस हो जाएगा। हेपेटाइटिस, ये आपके विषाणु जनित रोग हैं। वहीं आपसे जीवाणु जनित पूछ ले, जीवाणु जनित रोग पूछ ले, तो आपको याद रखना है टेक्रोमा, ट्रेकोमा। ठीक है, हेजा, और इसको कई बार पढ़ लिया है अपने ऊपर भी, प्लेग। प्लेग के साथ साथ आपका एक आता है गोनोरिया, गोनोरिया। तो ये साथ ये क्या है? ये आपके डिपिथीरिया भी इसी में आता है, एंथ्रेस भी इसी में आता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है? जीवाणु जनित रोग है। तो आपको जीवाणु जनित, बैक्टीरिया जनित, प्रोटोजोआ जनित ये याद होने चाहिए। मैंने बोला था ना कि आपको ये चारों पांचों आने चाहिए। और आगे वाला क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन सा रोग कवक जनित नहीं है? नहीं वाला बताना है। दाद, दमा, गंजापन, कालाजार। अगर अपन बात करें तो ये दाद भी होता है, दमा भी होता है, गंजापन, कालाजार नहीं होता। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए डी आ जाएगा। ऑप्शन ए डी आ जाएगा। कवक जनित रोग की अपन बात करें तो दाद, फुट रोग, फुट रोग, एक होता है एथलीट रोग, एथलीट फुट रोग, फुट रोग, दमा जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, गंजापन, ये सारे के सारे कवक जनित है। वहीं आपके प्रोटोजोआ जनित,
प्रोटोजोआ जनित। ये रोग आपसे पूछ ले तो ये भी आपको बताना है कौन कौन से। मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया, पायरिया हो गया, ल्यूकेरिया हो गया। ये क्या हो जाएगा? लुकोरिया। ठीक है, ये सारे के सारे प्रोटोजोआ। अब मैंने देखो सारे ही लिखवा दिए। ऊपर ये देखो, ये मैंने क्या है, विषाणु जनित लिखवा दिए, जीवाणु जनित लिखा दिए, नीचे कवक जनित लिखवा दिए, और ये प्रोटोजोआ जनित लिखा दिए। ये आपसे पूछे जाते हैं घूम फिर के, तो ये आप चारों के चारों याद रखना। विडाल परीक्षण संबंधित है मलेरिया, एड्स, कुष्ठ, टाइफाइड। तो अगर विडाल टेस्ट की बात करें, विडाल परीक्षण की बात करें, तो वो आपसे किससे रिलेटेड है? वो आपके टाइफाइड से रिलेटेड है। टाइफाइड जिसको क्या बोलते हैं? इसको मोतीझरा, मोतीझरा भी बोल देते हैं, इसको मियादी बुखार भी बोल देते हैं, इसको आंतर जवर भी बोल देते हैं। ठीक है, टाइफाइड की जांच यानी आपका जो परीक्षण है या निदान है वो विडाल परीक्षण कहलाता है। और ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बैक्टीरिया भी आपसे पूछ ले किस बैक्टीरिया से होता है, तो ये भी आप याद रखना। ये साल्मोनेवा, साल्मोनेवा टोइकी। ठीक है, इससे ये होता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप याद रखना ये आपके मुंबई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वहीं अगर पुणे के बारे में आपसे पूछ ले तो पुणे में राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान केंद्र है। अब भाई राष्ट्रीय कैंसर पूछ लिया तो राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान भी पूछ सकता है, तो ये भी अपन को ध्यान होना चाहिए। अनुसंधान संस्थान, संस्थान। अगर आपसे पूछ ले दुग्ध अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, तो वो आप क्या बताओगे? वो है आपका करनाल। और करनाल कहाँ है? करनाल हरियाणा में पड़ता है। राष्ट्रीय चावल का पूछ ले तो ये राष्ट्रीय चावल का है कटक। ठीक है, और वहीं अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय मस्तिष्क, ये भी मैं लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत कम जगह अपन को ये पढ़ने में मिलता है। मस्तिष्क का अगर अनुसंधान पूछ ले तो ये है मनीसर, गुरुग्राम। मनीसर कहाँ है? गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट चीजें जो भी मैं आपको करवा रही हूँ सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है। आगे है कि हैजा जिसको कोलेरा रोग भी कहा जाता है, कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो आप सभी को पता है कि हैजा है वो एक जीवाणु जनित रोग है, और इसमें आपसे जीवाणु का नाम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना विब्रियो, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी जीवाणु से है वो हेजा नामक रोग होता है। और इसकी खोज अगर आपसे पूछ लेना कि इसकी खोज किसने की थी, तो वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। और इसकी खोज आपके की थी रॉबर्ट, रॉबर्ट ए कोच ने, रॉबर्ट ए कोच ने। और अगर आपसे पूछ ले इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रभावित अंग है तो वो आपको पता ही है छोटी आंत होता है। इसे लक्षण क्या होते हैं कि इसमें चावल के पानी जैसे जस्त लग जाते हैं, तो आपसे इसके लक्षण भी पूछ ले तो आप याद रखना चावल के पानी जैसे, चावल के पानी जैसे दस्त। ठीक है, ये चीज भी आप पे ध्यान रखना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है आपका असंगत विकल्प का चयन कीजिए। पटाउ सिंड्रोम 18वें जोड़े में एक एक गुणसूत्र की वृद्धि, इसमें। और असंगत बताना है एडवर्ड सिंड्रोम 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र की वृद्धि, डाउन सिंड्रोम 13वें जोड़े में। ये तीनों ही गलत लग रहे हैं मेरे को, तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। पटाउ में होता है 13वां। ठीक है, और अगर अपन एडवर्ड की बात करें तो इसमें होता है 18वां, और डाउन सिंड्रोम में होता है 21वां। ठीक है, 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र की ये वृद्धि होती है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एक घातक आनुवंशिक विकार है? पार्किंसन रोग, थैलेसीमिया, मार्जार क्रंदन, रंजकहीनता और अनुत्रित पर्सन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन है बी, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ये इस माने तक इसमें होता है, बच्चों में होता है, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, बच्चों में होता है। इसे शाही, सॉरी, ये बच्चों में होता है। ये एक
आपके वो बोलते हैं ना इसको, ये डोपामीन की कमी से होता है, डोपामीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रोग को शाही रोग कहता है? ये सभी को पता है कि हिमोफ्लो और हिमोफीलिया जो रोग होता है उसे बोला जाता है। ये रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में हुआ था। रक्त का थक्का नहीं जमता, थक्का है वो नहीं जमता। आगे बढ़े, आगे जो क्वेश्चन है कि माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी कौन सी होती हैं? तो ये आपके आईजीए ऑप्शन डी है, हो जाएगा। माँ के दूध में पाया जाने वाला अकेला प्रतिरक्षी आईजीए है। ठीक है। आईजीजी की बात करें तो एकमात्र प्रतिरक्षी है जो वो आपका होता है ना, भ्रूण भ्रूण तक पहुंचाता है। ठीक है। तो आपका आईजीजी। अगला जो क्वेश्चन है कि कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Is2 2s2 2p2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्योंकि आपको पता है कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 6 पर है वो कार्बन आपका पाया जाता है। तो 6 हो गए ना, 2 2 4 और ये 2 6। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला है, साइक्लोहेक्सेन किस प्रकार का यौगिक है? तो अगर इसकी अपन बात करें तो ये आपके एलिसाइक्लिक यौगिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, एलिसाइक्लिक यानी ये एक एलिफेटिक होते हैं, एलिफेटिक है वो होते हैं, यानी जलाने पर बिना धुएं के ये ज्वाला के साथ जलते रहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन हो गया। तो एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं? जो बिना धुएं के जलते हैं, बिना धुएं के जलते हैं, जलते हैं। ठीक है। आगे जो हमारा जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 50वां, CH3 CH2 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 CH3 का IUPAC नाम है क्या है? तो इसका नाम है वो पेंटेन होता है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला होता है जो, उसका क्या नाम होता है कार्बन वाले का? पेंटेन। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने आज वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन किए, आपके 3 टॉपिक के थे। मैंने आपके जो 2 टॉपिक थे वो पूरे अच्छी तरह से कवर कर लिए। मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में कहा था कि 30-35 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन नहीं, मैंने आपको 50 के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। अब ये जो 2 टॉपिक है ये आपको कहीं और से पढ़ने या फिर इनके एमसीक्यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से टॉपिक पढ़ा है और उसका फिर ये जो क्लास लगाई है आपने, तो अच्छे से ये कवर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब अपन मिलेंगे कल की क्लास में जिसमें अपन है वो कुछ जीके के क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, या फिर मैथ रीजनिंग की क्लास आपकी होगी। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।